हेलो एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटरों को उनकी रूपरेखा, कामकाज, उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आकार के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है, हम लोग पहला देखते हैं क्या है, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सेकंड क्या है, उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। और तीसरा क्या है, अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कर दिए हम लोग, क्लासिफिकेशन कर दिए 3 पार्ट में। ठीक है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा क्या है, अनुप्रयोग के आधार पर। अब आकार के आधार को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। तो क्या क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर लास्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर अब देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। सेकंड क्या है, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये उद्देश्य के आधार पर हम 2 भागों में बांटे, और अनुप्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में। पहला क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये देख लिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले आकार के आधार पर देखते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली इसमें 5, एक और किसको जोड़ा है, पर्सनल कंप्यूटर को भी लिया है। ठीक है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो चल पहला क्या देखते हैं हम, माइक्रो कंप्यूटर। तो वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। तो याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ है, तो 1970 में। किसके द्वारा किया गया है, तो इंटेल के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल द्वारा किया गया है 1970 में। ठीक है, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई है। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से कंप्यूटर प्रणाली क्या हो गई है, काफ़ी सस्ती हो गई है। कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि उन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। उन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, ठीक है, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हो गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर आजकल फ़ोन के आकार में, पुस्तक के आकार में, घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता कितनी है, 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड करती हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का जनरली यूज़ किस में किया जाता है, मेनली यूज़ इसका किया जाता है व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं iMac, IBM, और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर के। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स के भी प्रकार हैं, उसको देखते हैं।
तो पहला क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूप है, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, रूप है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया गया है ना। पीसी को छोटा करके आजकल पाम टॉप, लैपटॉप आदि भी ये छोटे रूप में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी डेस्कटॉप का प्रचलन आज भी है, क्योंकि अधिकांश जगह आप देखोगे, व्यापारिक संस्थानों में देखोगे, घरों में देखोगे तो आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। इसीलिए पाम टॉप, लैपटॉप के आ जाने के बावजूद भी आजकल आज भी हमें डेस्कटॉप दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और टिकाऊ होते हैं। सेकंड है लैपटॉप, ठीक है। तो ये तकनीकी विकासों ने, हाँ देखो, माइक्रो कंप्यूटर को इतना सूक्ष्म कर दिया है कि इनका आकार बहुत छोटा है, इसको हम लोग लेके कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। इसको सरलतापूर्वक से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, इसको इधर उधर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और साधारण व्यक्ति भी इनको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ये उतने महंगे नहीं होते, इनको क्या करते सकते हैं, साधारण व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसको, लैपटॉप को क्या कहा जाता है, नोटबुक भी कहा जाता है, ठीक है। लैपटॉप को और क्या कहा जाता है, तो नोटबुक। फिर थर्ड देखते हैं पाम टॉप, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है, पाम टॉप। तो ये लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, ये पाम टॉप क्या है, ये भी लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। ये लैपटॉप से क्या होता है, हल्का और छोटा होता है, साइज में लैपटॉप से भी छोटा होता है पाम टॉप, जिसको हम हाथ में ही लेकर घूम सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, हैंड होल्डिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का में इस्तेमाल होता है, करते हैं इसका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पाम टॉप क्या होता है, एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। ये लैपटॉप से क्या होता है, छोटा होता है और हल्का होता है। यह हैंड होल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, हैंड हेल्ड, ठीक है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का भी ये क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाम टॉप किस प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो क्या हो जाएगा, हैंड हेल्ड, ठीक है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। फिर फोर्थ है लैपटॉप, टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, तो देखो टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, ठीक है। लैपटॉप और टैबलेट क्या होते हैं, एक तरह से समान ही होते हैं, लैपटॉप और टैबलेट। परंतु टैबलेट पीसी पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। टैबलेट किससे ज़्यादा सुविधाजनक है, लैपटॉप से। ये दोनों ही पोर्टेबल है, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की भिन्नता से दोनों में अंतर है। ये दोनों तो क्या है, पोर्टेबल है, लेकिन इसमें स्क्रीन, सॉफ्टवेयर आदि से ये क्या है, दोनों भिन्न है। जैसे कि आपको टैबलेट के लिए इसमें क्या बोलते हैं, कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, आप स्क्रीन के माध्यम से ही आप डेटा एंटर कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप के लिए वहीं क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके लिए कीबोर्ड, ठीक है। फिर है फिफ्थ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको पीडीए भी कहते हैं, और इसको डिजिटल डायरी, डिजिटल डायरी भी एक क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, पीडीए क्या करता है, सभी काम नहीं कर सकता है। इसका मुख्यतः उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता आदि के भंडारण में किया जाता है। जैसे छोटे छोटे डेटा को भंडारण के लिए
इस पीडीए का यूज़ किया जाता है। फिर है वर्क स्टेशन। तो अभियांत्रिकी तकनीकी तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। तो ये हमने देखा है अभी माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स को। अब हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर देखते हैं। तो मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इसकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी अधिक होती है। ठीक है, जिस कारण व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, इसीलिए इसको व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर में क्या होता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। उनका प्रयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती है। मिनी कंप्यूटर की गति कितनी होती है? मिनी कंप्यूटर की गति पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि मिनी कंप्यूटर की गति क्या है। तो आपको याद रखना है 10 से लेके 30 MIPS मिप्स। ठीक है, क्या है? मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 10 to 30 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? 10 to 30 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके उदाहरण क्या है? HP 900 रिस्क, ये पढ़ लीजिएगा आप, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और बस इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये माइक्रो कंप्यूटर से इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, इसकी कीमत भी उससे अधिक होती है। इसमें एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और ये जनरली इसको व्यक्तिगत रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसको छोटी या मध्य स्तर की कंपनियां प्रयोग करती हैं। और इसकी गति क्या है मिनी कंप्यूटर की? तो 10 से 30 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड की गति है। तो ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो देखो यहाँ पे ना कुछ छूटा हुआ है। तो देखो ये आकार में क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में किससे? मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से, दोनों से ही बड़े होते हैं। और इनकी कार्य करने की क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका कीमत भी क्या होता है? दोनों कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। अर्थात मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता, इसका साइज और इसकी कीमत मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से अधिक होती है। ठीक है, अतः बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतान का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण क्या है? क्रेवन, ठीक है, क्रेवन है, CDS साइबर है, IBM 4381, ये ICL 39, यूनिवैक है 1110। तो ये आप देख सकते हो। आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में याद रखना है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी कार्य करने की क्षमता होती है, इसकी कीमत और इसका साइज़ मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। ये बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में इसको प्रयोग में लाया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। और इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं।
इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, अर्थात ये सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। तो सबसे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? तो क्रे 1 था। इसको कब विकसित किया गया है? तो 1976 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1। अब ये तो विश्व के लिए हो गया। अगर हम भारत का पूछेंगे तो भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? परम। आप सभी जानते होंगे ना, परम है। इसका विकास सीडैक ने किया है। ठीक है, सीडैक ने किया है। ये कहाँ स्थित है? आई थिंक सीडैक कहाँ है? पुणे में स्थित है। सीडैक कहाँ स्थित है? आई थिंक ये पुणे में स्थित है। आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार। इसका विकसित रूप परम 10000 भी तैयार कर लिया गया है। इसका विकसित रूप परम का क्या तैयार कर लिया गया है? 10,000। ठीक है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, जैसे हम सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। तो जो बड़े बड़े शोध कार्य होते हैं उनके लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मौसम की भविष्यवाणी के लिए करते हैं, तभी हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। मतलब साइंटिस्ट लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कल बारिश होने वाली है, ये सब प्रेडिक्ट करके बताते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से करते हैं? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अब सुपर कंप्यूटर के उदाहरण देखते हैं। तो क्या है? परम है सुपर कंप्यूटर। परम 10,000। क्रे 1 है, ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम है। परम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और क्रे 1 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में, ठीक है, विकसित किया गया है। और क्रे 2 भी है, नैक 500 आदि, ये सारे क्या हैं? सुपर कंप्यूटर हैं। अब हम लोग उद्देश्य के आधार पर देखेंगे। अभी तक हमने किसके आधार पर देखा है? आकार के आधार पर, साइज के आधार पर अब देख ली है। अब क्या देखेंगे? उद्देश्य के आधार पर देखेंगे। ठीक है। अब उद्देश्य के आधार पर देखते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहले भी देखे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, देखते हैं। चलो, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? तो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करना, ठीक है, जनरल पर्पस में क्या करते हैं? दस्तावेज तैयार करना, उन्हें छापना, डेटाबेस बनाना, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने आदि के लिए सामान्य कार्य के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। मेनली ये क्या होता है? दस्तावेज तैयार करना, डेटा छापना, डेटाबेस बनाना आदि कार्य किए जाते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर देखेंगे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर देखेंगे। तो क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है ना। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये सब क्या है? एक विशिष्ट उद्देश्य है। इंजीनियरिंग, भौतिक, रासायनिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान, यातायात नियंत्रण, ये क्या है? एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। इसमें प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता अधिक तीव्र होती है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में सीपीयू की क्षमता क्या होती है? अधिक तीव्र होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो क्षमता अगर तीव्र रहेगा, फास्ट रहेगा, तभी तो उद्देश्यों की पूर्ति होगी ना।
तो हो गया, इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जनरल पर्पस का क्या है कि उसको सामान्य डेटाबेस बनाने के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर को इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में शोध के लिए, उपग्रह संचालन के लिए, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में प्रयोग किया जाता है। ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है इसमें। अब हम लोग देखेंगे अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है 3 प्रकार। 3 प्रकार है। पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा क्या देखे थे? दूसरा क्या देखे थे हम लोग? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा देखे थे हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करना। उनको माप कर, ठीक है, तापमान हो गया, लंबाई, पारे इत्यादि, उनको माप कर परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण है स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। तो ये क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। ये एनालॉग कंप्यूटर ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। ये क्या देता है? अप्रॉक्स रिजल्ट देता है। जैसे स्पीडोमीटर, आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि इतना स्पीड चल रहा है। ठीक है, स्पीडोमीटर में कम ज़्यादा होते रहता है ना। वैसे ही जैसे वो है थर्मामीटर है। ठीक है, थर्मामीटर है तो इसमें भी नापते हो तो हमको एग्जैक्ट 1 है मतलब 92 है, 96 है, ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, अप्रॉक्स रिजल्ट जो होता है। इसीलिए तो एनालॉग में क्या होता है? एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, अप्रॉक्स मिलता है। इसके उदाहरण क्या है? स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र है, थर्मोमीटर है। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके उदाहरण डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक्यूरेसी होती है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में 5 × 4 करेंगे तो क्या होगा? 5 × 4 करेंगे तो 20 होगा। तो ये एग्जैक्ट होगा, ये कोई अप्रॉक्स रिजल्ट शो नहीं होता है। जैसे डिजिटल वॉच आता है, डिजिटल वॉच हो गया, ये भी क्या करता है? आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है कि 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एग्जैक्ट देता है, इसमें कोई अप्रॉक्स नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं? ये डिजिटल होते हैं, ये पूरे अंकों में प्रस्तुत करते हैं। फिर तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों। ठीक है, तो क्या एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है उसी को। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। जो भी भौतिक मात्रा होती हैं उसको अंकों में परिवर्तित करके उसको डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए ईसीजी, इस हार्ट बीट मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डायलिसिस मशीन है। तो ये सब क्या है? ये हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। इसको क्या करते हैं? भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसको डिजिटल रूप में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी तरह हम लोग अनुप्रयोग के आधार पर भी देख लिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब कुछ कंप्यूटर के अनुप्रयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं। तो आधुनिक युग में
शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग न होता हो। आजकल हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग होता है ना। तो कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। तो पहला है आपका शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में होता है ना, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी कुछ भी चीज़ सर्च कर ले रहे हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से, इंटरनेट से किसी भी चीज़ को सर्च करके पढ़ सकते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया शिक्षा। दूसरा हो गया बैंक। तो बैंकिंग क्षेत्रों में तो कंप्यूटर के प्रयोग ने क्रांति ही ला दी है। आज बैंकों के अधिकांश समय साध्य कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, एटीएम द्वारा पैसा निकालना, चेक भुगतान करना, रुपए गिनना आदि सब कंप्यूटर के द्वारा सहज ही संभव है। तो बैंक में हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। फिर संचार है। तो कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे संचार में हम लोग टेलीफोन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं ना। टेलीफोन और इंटरनेट में संचार क्रांति को जन्म दिया है। तंतु प्रकाशिकी संचरण, इसको क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो आज संचार में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर फोर्थ है चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, रोगों का पता लगाने के लिए, रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव होता है। ठीक है, रोगों का क्या विश्लेषण करते हैं, इसका निदान भी किसके द्वारा संभव है, कंप्यूटर द्वारा। आधुनिक युग में एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। तो हमें एक्सरे होता है, सीटी स्कैन हो रहा है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे हैं। फिर है वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। हमें वायुयान या रेलवे में रिजर्वेशन करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, है ना, वीडियो देखते हैं, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सब किसके माध्यम से ही संभव है, कंप्यूटर के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं। हम घर बैठे ही वीडियो गेम खेल सकते हैं, कुछ टेलीविज़न में कुछ भी देख सकते हैं, सिनेमा आदि के माध्यम से हम मनोरंजन कर सकते हैं। फिर है प्रशासन। तो हर एक संस्थान में अपना एक क्या होता है, आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। तो आज प्रशासन में भी किसका, कंप्यूटर का बहुत ही प्रयोग होता है। सुरक्षा, 8वां क्या है, सुरक्षा। तो आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, आज अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगी, बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाएगी। अगर कंप्यूटर के माध्यम से ही हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है वाणिज्य, क्या है, 9th वाणिज्य। आज दुकान में, बैंक में, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में भी कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना फाइनेंशियली दुनिया के लिए असंभव हो गया है। आजकल हर चीज़, जितना फाइनेंशियली काम है वो सब किस में होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है और उसमें वो आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो जितनी दुकान है, बैंक है, बीमा, क्रेडिट सब आदि में अधिकतम उपयोग किसका होता है, तो कंप्यूटर का। अब कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। ठीक है, जो डिजिटल वॉच होती है उसमें क्या पाया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था।
तो सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो बोलते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM कंपनी का क्या है? ब्लू जीन है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? IBM कंपनी का क्या है? ब्लू जीन। नेक्स्ट है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। थैंक यू।